अच्छा सर, जर्मनी का एक नया अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग एलिजिबल हैं बेसिकली, और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अच्छा, प्रोग्राम तो अपने नाम के हिसाब से और उसके अपने जो हैसियत के हिसाब से न्यू है। मींस कि पहले जी प्रोग्राम जॉब ऑफर के नाम से, जॉब सर्च के नाम से ही था। अच्छा, ठीक है। जॉब सर्च के नाम से ही पहले से मौजूद है और वो 6 मंथ का मिलता था। ठीक है। अब उन्होंने नाम चेंज करके उसको अपॉर्चुनिटी कार्ड, चंसन कार्ड इसको कह दिया अपने ज़बान में। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है और ये अब 6 महीने के बजाय 1 साल का मिल रहा है। ठीक है। और ये जॉब सर्च है, माइंड यू, क्योंकि हमारे यहाँ हर किस्म की ऑडियंस होती है, वो देखती है उसमें सेमी स्किल्ड भी है, लो स्किल्ड वर्क। ये लो स्किल्ड प्रोग्राम नहीं है एक्चुअली। ये प्रोग्राम एटलीस्ट ये है कि आपके पास 14 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन होने चाहिए। लाइक बीकॉम हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है 6 पॉइंट्स, अब पॉइंट सिस्टम पे लेके आए। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। जॉब सर्च था, 6 महीने का जॉब सर्च मिला है, सर्च करने का। ये वाजे ऑडियंस समझे कि सर्च आपको एक करना, ये time period ऑफर दे नहीं रहे है। हैं। हाँ, ये जॉब ऑफर लो आते नहीं, जब जर्मनी का वर्क परमिट, दिस इज नॉट अ वर्क परमिट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये वर्क परमिट नहीं है, ये जॉब सर्च का वीजा है। 12 मंथ्स का आपको एक अपॉर्चुनिटी टाइम पीरियड दे रहे हैं जी। कि आप वहाँ जाके रह के जॉब अपनी सर्च कर और सकते हैं। अपने ही पल्ले पे है ये, सही है। अपने ही पैसों के ऊपर आपने जाके जॉब सर्च करनी है। बिल्कुल आपको उन्होंने एक फिगर दे दिए कि 12,334 यूरो के करीब आपने ब्लॉक अकाउंट करना है। जो जर्मनी को फॉलो करते हैं उनको सबको पता ही है। जो जर्मनी की स्टडी को फॉलो करते हैं सबको पता है कि जर्मनी अपनी स्टडी में भी ब्लॉक अकाउंट करता है। अब ये ब्लॉक अकाउंट जितना भी अमाउंट बनता है पाकिस्तानी करेंसी में, 40-45 लाख, वट एवर इट इज, तो वो अमाउंट आपने ब्लॉक करना है, रोकना है। कहाँ पर रोकना है? जर्मनी में ही, और उनके बैंक में। अच्छा। ट्रांसफ़र करेंगे ऑब्वियसली, उठाकर, एक लीगल प्रोसीजर होगा बैंक के थ्रू, आप उठाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये अमाउंट गवर्नमेंट आपको देगी आपके खर्चे के लिए। ठीक है। लेकिन चूंकि बनाया बहुत अकल से बनाया गया प्रोग्राम है, बहुत जर्मनी ने बहुत पहले से सोचा होगा कि पाकिस्तानी हजरात या देसी हजरात जितने भी आते हैं वो बहुत होशियारियाँ करेंगे और करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको, जैसे यूके ने भी बाद में चेंज किया अपना कि भाई आपको इतने इतने, वो लेता नहीं, लेकिन उसने कहा कि इतने इतने अमाउंट तक आपके होल्ड मनी दिखानी है अपने। तो यहाँ पर भी जो वो कॉन्सेप्ट है जर्मनी जॉब्स उसका स्टडी का, वही कॉन्सेप्ट इसमें अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर भी है। और उसके अंदर आपने ये जो अमाउंट मैंने आपको बताई है, ये आपने होल्ड रखनी है और ये आपको मिलती रहेगी आप जब तक वहाँ पर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि आपका खर्चा आपने खुद से भी तो लानी थी ना। बिल्कुल। तो अब आपको गारंटीड मिल रही है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रखवाया आपने, अब वो आपको मिल रही है। तो आप उसको जो है वो यूटिलाइज करेंगे। और इसकी सिक्योरिटी भी, वो सिक्योरिटी है, एक तरह सिक्योरिटी मनी आप जिसको कहते हैं, वो आपको आपकी वहाँ पर आपको मिल जाएगी श्योरिटी मनी। तो वो आपको मिलता रहेगा और आप जॉब ढूंढें। सही है। पॉइंट सिस्टम बता दिया, डिग्रीज के ऊपर पॉइंट, 6 पॉइंट्स करने टोटल। वो हंसते खेलते बहुत से लोगों के हो जाते हैं कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो 4 पॉइंट मिल गए, तो कितने रह गए पीछे? 2 पॉइंट। जिसकी एज जो है वो 35 से नीचे है तो उसको तो वैसे ही आपको जो 2 पॉइंट मिले, तो 6 पॉइंट तो यहीं पर ही हो गए आपके। सही है। फिर आपका जो है, आपका लैंग्वेज अगर आपने किया हुआ है तो पॉइंट्स मिल सकते हैं, अगर आपने अच्छा लैंग्वेज को किया हुआ है। फिर आपका जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर है, अगर आपके पास 3 साल से अबव का एक्सपीरियंस है, 2 पॉइंट्स है, तो आप 6 पॉइंट्स तो हंसते खेलते बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अगर स्पाउस भी है या चीज़ें हैं तो उस पर भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा आबादी तो कामयाब हो सकती है, मतलब क्वालिफाई कर सकती है। अब रह जाती है बात कि जो लोग फंस जाते हैं, और वो फंस जाते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। एक कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो कैसे किया जाए, लोगों के पास पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि अगर उनको जॉब का ये वीज़ा मिल भी गया तो वहाँ जाके जॉब कैसे ढूंढेंगे, ये भी एक सवाल है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो ये एक होता है। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए कि जो इंजीनियर्स हैं या आईटी की फील्ड से मुंसलिक हैं, उनके लिए, क्योंकि जर्मनी वैसे भी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी उसके अंदर पोजीशन के अंदर है और इकोनॉमिक वाइज भी बहुत बेहतर यूरोपियन कंट्री है, तो लोगों को लिए गेटवे साबित हो सकता है। तो एक तो ये है कि अगर किसी के पास ये ब्लॉक अकाउंट का मसला नहीं है तो उसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा एक और मसला भी आता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर और कराची में ख़ास तौर पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं एम्बेसीज में, वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी एजेंट्स का रोल शुरू हो जाता है। 6 मंथ्स का आगे का अपॉइंटमेंट्स, जैसे यूएस का 6 मंथ्स का, वो 6 मंथ का मिलेगा, कोई 7 महीने का मिलेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए, कोई इसको कम करा लेगा वो पैसे देने के ऊपर, जिस सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये होता है, वो हमारी ऐसा जिम्मेदारी नहीं है। लोग ये समझते हैं कंसल्टेंट है तो वन रूफ सारी सर्विसेज होना चाहिए। अब ये जुगाड़ तो हो सकती है, ये एक्सपर्टीज तो नहीं है। सही कह रहे हैं।
तो मेरा काम नहीं है एक्चुअली वो कि मैं किसी को जो है वो अपॉइंटमेंट दिलाऊं। बिल्कुल हम कहते हैं थर्ड पार्टी, आप ट्रैवल एजेंट से भी कर सकते हैं। मेरा काम जो है वो एप्लीकेशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने का काम है, केस डेवलप करना है। केस डेवलप, क्योंकि देखा आपने केस बहुत से लोग कर रहे हैं ना, अब हज़ारों में से आपको क्यों मिल जाए, ये सवाल होता है। किसी भी जगह सिलेक्शन के अंदर आप जॉब पे भी जाएंगे, 5 अगर जॉब्स निकली हुई हैं, 5 आईटी की हैं, 5 एक ही कैडर की या आगे पीछे हैं, तो वो जो एलिजिबिलिटी तो समझ में आ गई कि आईटी वाले आएंगे, डॉक्टर तो नहीं उठ के आएगा उसमें, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय हो गया। अब 5 में से क्या सिर्फ 5 लोग आएंगे आपके रेज्यूमे लेके? वो तो 1000 लोग आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, कोई से नंबर्स नहीं है, कोई तो मोर देन 5 कहेंगे, मोर देन 5 आएंगे, तो उन मोर देन 5 को जॉब देना चाहिए उनको फिर? नहीं, सही कह रहे हैं। 5 को ही देंगे वो, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट को देंगे, उसमें से वो सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होगा एम्प्लॉयर का या किसी सेलेक्टर का कि वो ये देखेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट किस बुनियाद पे होगा। वो इस बुनियाद पे ज़्यादा होता है कि मुझे क्या फ़ायदा है, बीइंग एन एम्प्लॉयर मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं इसको लूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक तो वो क्राइटेरिया होगा भाई स्मार्ट होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, वो तो हो गया, वो सारे के सारे आ रहे हैं। अब इनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया फिर होता है कि एट द एंड जब आप फाइनल डिसीजन करते हैं, आप कहते हैं उन लोगों को लूँगा जो मेरी कंट्री, मेरी कंपनी के लिए होगा, बेनिफिशियल होगा, आप उसको रखते हैं। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आप व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। एक्चुअली जो एम्प्लॉयर है उसको क्या बेनिफिट, उसको क्या उनको कंट्री को क्या फायदा हो रहा है कि आपको बुला रहे हैं, बिल्कुल उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। देखिए यूएस तो नाम लिख कर बता दिया ना, नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम, NIW। बेसिकली जो जब आप सिलेक्शन पे जाते हैं पॉइंट सिस्टम के अलावा, पॉइंट सिस्टम में नेशनल इंटरेस्ट वगैरह वो ऑलरेडी उसी क्राइटेरियाज के अंदर ही होता है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो विदाउट पॉइंट सिस्टम मोस्टली होते हैं, वो आखिरी डिसीजन जब आता है करने का, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट वेवर के ऊपर होता है। मतलब नेशनल इंटरेस्ट होगा तो उसको आपको सिलेक्शन पे आएगा। सेम इज द केस यहाँ पर, दोनों चीज़ें हैं ये, क्योंकि जॉब सर्च है, इमिग्रेशन वीज़ा डायरेक्टली नहीं है। जॉब सर्च के अंदर आपका पॉइंट्स तो आ गए, तो पॉइंट्स तो मीट करना वो एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब आसान एलिजिबिलिटी होगी तो बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे जब होंगे तो उसमें फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगा कैसे। अब यहाँ पर आपको या तो आप खुद करें, इतने अगर आप हैं केपेबल तो आप खुद अपने बनाएं, अदरवाइज किसी कंसर्न को जब लेंगे सहारा तो वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने में मदद करेगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस आपकी जो है वो उजागर करेगा कि आपको लेने से जर्मनी को, और आप जब जाएंगे तो जॉब कैसे हासिल करेंगे, एकोमोडेट कैसे करेंगे, आपकी एडाप्टेबिलिटी क्या है, आपको आपके जो है ना वो किस तरीके से उनको जो है ना वो फ़ायदेमंद आप हो सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बनाकर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, जैसे वकील होता है कोई जज के सामने पे वो करता है, तो जब आप करेंगे तो आसान हो जाती है। अगेन वही बात आ जाती है कि रोल ऑफ अ कंसल्टेंट के अंदर यही चीज़ शामिल है कि हमारा काम है ईज़ ऑफ प्रोसेस करना, पहला काम ईज़ ऑफ प्रोसेस आप करेंगे। दूसरा काम हमारा यह है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है एज पर द गिवन क्राइटेरिया। तो यही हम सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे हजरात इसमें काम करें, बहुत अच्छा भी जो है उसके अंदर काम हो रहा है और कर रहे हैं। और उसके अंदर फिर आपकी चॉइस होती है कि आप किस कंसर्न के लेते हैं। बट मेरा अपना चूँकि आर्गूमेंट ये भी होता है कि ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट को लें। अच्छा, आप खुद कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सर आपने बात की है, एज अ बीइंग अ कंसल्टेंट आप कह रहे हैं कि हर चीज़ में कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती। नहीं, ज़रूरी नहीं। देखिए अगर कर सकते तो आप क्यों करेंगे। बिल्कुल। और जो भी लोग हजरात देंगे, अगर वो नीचे कमेंट लिख सकें, जो मेरे क्लाइंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि आज भी मैंने इनको कहा कि आप पहले आप ये क्वालिफिकेशन इसमें खुद करा के आए, मुझे नहीं दे। अगर आ जाता है फ्रेंड जहाँ पर आपको कोई एम्बिग्यूटी है, चीज़ें ये मेरा रोज़ाना का काम है कि आप ये कर लें, खुद से कर लें। कनाडा के कितने लोग आते हैं, मैं कह देता हूँ कि भाई आप ये हालात ऐसे हैं, आप पूल में चले जाएं, कंसल्टेंट ने क्या करना है पूल में बिठाकर आपको सेलेक्ट तो नहीं करा सकता, सिवाय इसके कि आपको NOC अच्छी चूज़ करवा देगा, बस इससे ज़्यादा। और वो आप खुद भी चाहें तो कर सकते हैं, दरअसल मैंने वेज आप उसको करें। आप पूल में चले जाएँ, जब आप सेलेक्ट हो जाएँ, IT मिल जाए, फिर आप किसी कंसल्टेंट को ले लें ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अच्छा चले जाए, उसमें अगर कोई कमी पेशी ना हो। तो ये भी मैं करता रहता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस।